हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैम्पल क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो केवीएस या एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो इसका सिलेबस है वो एचपीएससी और केवीएस दोनों में चेंज हुआ है पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पाइथन इंट्रोड्यूस हुई है। तो आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम जो सीबीएसई का जो सिलेबस होता है क्लास 11 और 12th एज इट इज वो कॉपी किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब सब बच्चों को ये डाउट है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस चेंज होने से ये नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो काफ़ी ही टफ बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपके ईज़ी क्वेश्चन भी आते हैं और टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो ईज़ी क्वेश्चन ये कह सकते हो कि 70% तक आपके ईज़ी क्वेश्चन होते हैं। बट इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ यही होती है कि जो ईज़ी क्वेश्चन है वो हमसे गलत ना हो जाए। क्योंकि अगर ईज़ी क्वेश्चन भी अच्छे से कर गए और उसमें भी आपकी एक्यूरेसी अगर 90 से 95% आती है, तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एचपीएससी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हो। इफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन दिए हुए हैं पुश एंड पॉप। तो जैसा कि आपको पता है पुश एंड पॉप हम स्टैक में यूज़ करते हैं। ये स्टैक के कुछ ऑपरेशन दिए हुए हैं आर परफॉर्म ऑन ए स्टैक। द सीक्वेंस ऑफ पॉप्ड आउट वैल्यूज आर। अब आपको यहाँ पे इस सीक्वेंस में कुछ पॉप ऑपरेशन भी दिए हैं। तो जो पॉप ऑपरेशन के दौरान जो वैल्यू डिलीट होगी उसका सीक्वेंस आपको बताना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है जो स्टैक होता है वो वन साइडेड ओपन होता है। अब यहाँ पे टॉप इसका ओपन होता है तो टॉप से ही हम इंसर्ट करते हैं और टॉप से ही हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो पुश 1 है। तो पुश 1 क्या करेगा? 1 को पुश कर देगा स्टैक में। तो यहाँ पे हमने पुश कर दिया 1 को। नेक्स्ट है पुश 2। अब ये पुश 2 क्या करेगा? ये 2 वैल्यू को पुश कर देगा स्टैक में। तो ये टॉप से ही हो रहा है हमारा। उसके बाद थर्ड ऑपरेशन आता है पॉप। अब पॉप क्या करेगा? टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो टॉप मोस्ट कौन है यहाँ पे? 2 है। तो 2 को डिलीट करके पॉप कर देगा और सबसे पहले कौन-सा सीक्वेंस मिलेगा हमें? कौन-सी वैल्यू मिलेगी? 2 मिलेगी। अब ये 2 यहाँ से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है फिर से पुश 1। तो यहाँ पे फिर से एक और ऑपरेशन यूज़ किया हमने पुश 1। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे टॉप से फिर इंसर्ट कर देगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पुश 2। तो दोबारा से पुश 2। अब 2 को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे 2 इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि टॉप यहाँ पे ये एम्प्टी है अभी। नेक्स्ट आपका पॉप। तो अब पॉप क्या करेगा? टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो टॉप मोस्ट फिर से कौन है यहाँ पे? 2 है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमें और ये 2 क्या हो जाएगा? डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन फिर से पॉप आ रहा है। तो पॉप अब देखो 2 तो डिलीट था तो नीचे वाला एलिमेंट कौन है अब? 1। तो ये 1 भी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा और 1 हमें बाहर मिल गया पॉप होने के बाद। नेक्स्ट आपका आता है फिर से पॉप ऑपरेशन। तो फिर से पॉप ऑपरेशन तो ये 1 जो बचा है ये भी क्या हो जाएगा? डिलीट। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब उसके बाद में आता है पुश 2। तो यहाँ पे हम कौन सा एलिमेंट पुश कर रहे हैं? अब फिर से 2। तो अब ये 2 यहाँ पे पुश हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आता है पॉप। तो फिर से पॉप ऑपरेशन मिला तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट बचा है टॉप मोस्ट अभी 2। तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पे पॉप हो गया। तो यही ऑपरेशन थे जो आपको परफॉर्म करने थे। अब पॉप्ड एलिमेंट कौन-कौन से हैं? ये वाला सीक्वेंस मिलेगा आपको पॉप्ड एलिमेंट में। तो पॉप्ड आउट वैल्यूज़ कौन-सी होगी आपकी? 2 2 1 1 2। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ए आंसर हो गया आपका। तो आपका स्टैक भी है, क्यू भी आपके सिलेबस में है क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके केवीएस हो या एचपीएससी का पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम हो, दोनों ही आपके सिलेबस में है ये। इस टाइप के क्वेश्चन कह सकते हो कि स्टैक और पुश पे पूछे जा सकते हैं या फिर आपको पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स और उनको एक्सप्रेशन को सोल्व करने वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, वो भी आप
ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो भी एग्जाम में आते रहते हैं। If W is a string of terminals and A, B are two known terminals, then which of the following are right linear grammar? तो यहाँ पे दो टाइप की ग्रामर होती है, ये आपका ऑटोमेटा भी कह सकते हैं, कंपाइलर में से प्रॉब्लम पूछी गई है। तो यहाँ पे दो ग्रामर होती है, एक होती है आपकी राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर, तो ये रेगुलर ग्रामर की टाइप होती है, राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर। तो अब इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रेगुलर ग्रामर all the known terminal on the right hand side exist at the rightmost place। अब इसका मीनिंग क्या है, तो जैसे मान लो यहाँ पे एक डेरिवेशन लिखा है मैंने, ए ड्राइव स्मॉल ए, तो स्मॉल ए यहाँ पे क्या है, टर्मिनल है, और जो कैपिटल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल। तो ये भी एक राइट लीनियर ग्रामर है। या फिर मैंने लिखा यहाँ पे ए डिटरमाइन स्मॉल ए कैपिटल बी। अब ये भी कौन सी ग्रामर है, एक राइट लीनियर ग्रामर है। राइट लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन टर्मिनल आया आपका जो बी है, जो वो कहाँ पे आया है, राइट मोस्ट प्लेस पे आया है। या भी ये भी कह सकते हो ए डिटरमाइन लेमडा, तो ये भी किसका पार्ट होता है, ये भी आपका राइट लीनियर ग्रामर का। तो अब ये तीनों ही आपके राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर के एग्जाम्पल है, राइट लीनियर ग्रामर। अब इसमें बेसिकली देखने वाली चीज ये होती है कि आपके जो नॉन टर्मिनल है वो कहाँ प्लेस होंगे। तो नॉन टर्मिनल ऑलवेज प्लेस्ड ऑन राइट मोस्ट प्लेस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे राइट मोस्ट में आएंगे, ये नहीं है कि पहले आ जाएंगे यहाँ पे। यही होती है राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर। तो अब इसमें अगर आप देखो तो देखो पहले वाला जो ऑप्शन है इसमें तो लेफ्ट मोस्ट में आया हुआ है ना नॉन टर्मिनल, तो ये तो आपकी राइट लीनियर नहीं हो सकती। सेकंड वाले में फिर से देखो राइट आपका लेफ्ट मोस्ट में आपका नॉन टर्मिनल आया है, तो ये भी आपकी रेगुलर ग्रामर नहीं हो सकती। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, ये आया आपका स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल डब्लू, और जो बी आया वो राइट मोस्ट प्लेस पे आया है और साथ में डब्लू भी है, तो ये तो हो सकता है। यही तो है आपकी इसकी डेफिनेशन राइट लीनियर ग्रामर की। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या होता है। तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर में ऑल द नॉन टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस। तो अब इसका भी एग्जांपल क्या है, जैसे ए डिटरमाइन ए, तो अब यहाँ पे तो नॉन टर्मिनल है ही नहीं ना, तो ये राइट लीनियर भी होती है और ये लेफ्ट लीनियर भी होती है। दूसरा एग्जांपल ये भी कह सकते हैं कि जो बी आएगा वो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे आएगा। अब तो ये अब आपकी क्या होगी है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर, और ए डिटरमाइन लेमडा। तो ये जो एग्जांपल है अब किसके हैं, लेफ्ट लीनियर ग्रामर के हैं। तो बेसिकली तो नॉन टर्मिनल को चेक करना होता है हमें, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा राइट लीनियर ग्रामर का क्या हो जाएगा, आपका सी वाला। The grammar is ambiguous and ambiguous not depend on given sentence and none of these। तो देखो ये ग्रामर गिवन है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपाइलर में बार बार पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे ग्रामर गिवन है, अब ये बतानी है कि एम्बिगुअस है कि अनएम्बिगुअस है। देखो एम्बिगुअस को चेक करने के लिए आपको सिंपली ये चेक करना होता है कि जो भी ग्रामर गिवन है उससे कोई भी स्ट्रिंग अगर जनरेट हो रहा है, तो उस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए अगर एक से ज्यादा पार्स ट्री जनरेट हो रहे हैं तो आप कहते हो कि वो ग्रामर एम्बिगुअस है। तो एक से ज्यादा अगर पार्स ट्री अगर जनरेट कर सकते हो आप सेम स्ट्रिंग के लिए, तो वो ग्रामर क्या कहलाती है, एम्बिगुअस ग्रामर। या फिर दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि एम्बिगुअस ग्रामर कब कहलाएगी, अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है वो अगर एक से ज्यादा है, तब भी आपकी जो ग्रामर होती है वो क्या होती है, एम्बिगुअस ग्रामर। या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन भी एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आपकी जो ग्रामर होगी वो क्या होगी, आपकी एम्बिगुअस ग्रामर। यहाँ पे ये तीन डेफिनेशन है, तीनों ही सेम है। यहाँ पे हम पार्स ट्री से चेक करके देखते हैं
एक स्ट्रिंग लेता हूँ यहाँ पे आईडी प्लस आईडी इनटू आईडी। तो ये जनरेट करके चेक करते हैं कि ये जो ग्रामर है वो एम्बिगियस है कि नहीं है। तो यहाँ पे पार्स ट्री जनरेट करना है आपको। तो ई से डिटरमाइन, मैं पहले ई से ई प्लस ई लिख सकता हूँ यहाँ पे, ई प्लस ई, ई से डिटरमाइन हो रहा है ई प्लस ई। अब इस ई से मैं जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे आईडी, ये प्लस है ही, और इस ई वाले से, इस ई से मैं जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे ई इंटू ई। अब फाइनली ये वाला ई से मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ आईडी, और इस ई से आईडी। तो अब अगर आप देखोगे तो ये वाला स्ट्रिंग आपका जनरेट हो चुका है। ये आपका स्ट्रिंग जनरेट हो चुका है जो आपको चाहिए। तो ये एक पार्स ट्री आ गया इसका। एक और इसका पार्स ट्री जनरेट हो सकता है, देखो ई। अब मैं ई को रिप्लेस कर रहा हूँ ई इंटू ई से। फर्दर इस ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ई प्लस ई से। अब फाइनली ई को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ आईडी से, इसको भी आईडी से, और इसको भी आईडी से। तो अब फिर से अगर देखोगे आप तो देखो आईडी प्लस आईडी और प्लस आईडी, तो ये वही सेम चीज़ होगी कि आपको फिर से यही स्ट्रिंग जनरेट हो गया। तो इसी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए यहाँ पे 2 पार्स ट्री जनरेट हो रहे हैं। यही एम्बिग्यूटी है यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं एम्बिगुअस ग्रामर, जब एक से ज़्यादा पार्स ट्री जनरेट हो रहे हों सेम स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आप ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला पार्स ट्री यूज करोगे या ये वाला करोगे। तो इसलिए ये ग्रामर क्या है, आपकी एम्बिगुअस ग्रामर है। इसका आंसर हो जाएगा एम्बिगुअस। Table employee has 10 records. It has a non-null salary column which is also unique. अब यहाँ पे टेबल एम्प्लॉय दी हुई है जहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स गिवन है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे 10 रोज है इस वाली टेबल में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। इट एज ए नॉन नल सैलरी कॉलम, तो ये इस कॉलम का नाम, एक कॉलम का नाम है इसी में सैलरी। और नॉन नल का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नल नहीं है। एंड विच इज आल्सो यूनिक, और सारी की सारी वैल्यूज यूनिक है, मतलब कि दो वैल्यू सेम नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय नाम की एक टेबल थी, एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है, तो इसमें एक कॉलम है सैलरी। तो अब हमें क्या करना है, काउंट करना है, काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ रो को ही काउंट करना है, बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, वेयर सैलरी ग्रेटर देन। अब एक और अनदर यहाँ पे क्यूरी दी हुई है, एनी ऑपरेटर लगा के अंदर है सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब पहले तो क्या है कि बाहर वाली एनी से पहले हमें ये जो अंदर क्यूरी दे रखी है इसी को सोल्व करना होगा, तभी तो एनी निकाल पाएंगे हम। तो इसको सोल्व करते हैं, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, ये इसी टेबल से इस सैलरी को हमें आउटपुट में दे देगा सिंपली। ठीक है, तो सिर्फ सैलरी वाला कॉलम देगा इसे एम्प्लॉय वाले टेबल से। तो मान लो यहाँ पे जो सैलरी है वो सारी ये कह भी रहा है कि ये सारी यूनिक है और कोई भी नल नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी ली 10, ये 9, क्योंकि कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं है। तो ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, 3, 2 और 1। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपके सामने ये आउटपुट आ गया अंदर वाली क्वेरी का। अब ये बाहर वाली क्वेरी क्या करी है कि हमें काउंट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी। अब एनी का मतलब होता है, यहाँ पे एनी का मतलब देखो क्या होगा, एनी मीन्स that the condition will be true if the operation is true for any of the values in the range। ये कह रहा है कि अगर ये सैलरी जो है, ये सैलरी किसी एक से भी अगर ग्रेटर देन आ गई तो आपकी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब कि ट्रू हो जाएगी। तो आपके यहाँ पे जो रेंज आई है
जो अंदर एक आपके सामने कॉलम मिला है, तो इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है 10 से लेके 1 तक, अगर इनमें से किसी भी एक जो बाहर वाली वैल्यू जो सैलरी ले रहे हो वो अगर ग्रेटर आ गई तो आपकी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब देखो फिर से क्या होगा, तो ये बाहर भी आप मान लो ये सैलरी नाम का ही तो कॉलम है, ठीक है। सेलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन, तो आपने सबसे पहले सैलरी 10 को पिक किया, यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई 10 आई, और एनी कह रहा है, ये एनी मतलब 10 से लेके, तो भाई 10 किससे ग्रेटर है, 10 देखो 9 से भी है 8 से भी है, तो किसी एक से भी बड़ा मिलेगा तो भी हमें ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक से तो बड़ा है ही ना, 9 से कह लो, यहाँ पे तो वैसे तो 109 तक का बड़ा है, बट किसी एक से तो बड़ा होते ही आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी, तो सबसे पहले 10 वाली आपकी सिलेक्ट होके आ गई। सेकंड सैलरी सिलेक्ट करो 9, अब 9 ग्रेटर एनी, तो 9 एनी यहाँ पे फिर से 9 किससे बड़ा है, 8 से भी, 7 से भी, 6 से भी, तो मतलब 9 वाला भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आप सैलरी सिलेक्ट करो 8, अब 8 किससे बड़ा है, 7 से या 6 से, तो एनी किसी एक से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर 7 को लिया तो 7 6 से बड़ा है, 5 से, किसी एक से बड़ा होते ही हमें आउटपुट मिल जाएगा, तो वो काउंट कर लेगा। अब नेक्स्ट आता है 6 वाली सैलरी, तो 6 वाली 5 से बड़ी है, 4 से है, तो ये भी सिलेक्ट होगी। नेक्स्ट आता है 5, 5 भी आपका 4 से बड़ा है, 3 से है, 2 से है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 4, तो 4 भी आपका 3 से बड़ा है, 2 से है, 1 से है, तो किसी एक से बड़ा होते ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 3, तो 3 भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 से बड़ा है। अब 2, 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब 1 बचा, तो 1 किसी से भी बड़ा नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू है, तो ये किसी और से कैसे बड़ी हो सकती है, तो ये वाला सिलेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 सिलेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब कितनी कितनी वैल्यू सिलेक्ट हुई, यहाँ पे 9 वैल्यू सिलेक्ट हुई, 10 से लेके 2 तक, तो जो काउंट आएगा वो हमें क्या देगा, 9 देगा आउटपुट। अब 1 क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी इस कॉलम में लोवेस्ट वैल्यू है, तो ये किसी से बड़ी कैसे हो सकती है, ये ऑलरेडी लोवेस्ट है, तो एक वैल्यू तो लोवेस्ट मिले ही मिलेगी ना उसमें, तो वो तो सिलेक्ट होगी नहीं, और सारी जितनी भी वैल्यू है वो किसी न किसी से बड़ी होगी, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 9। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज गिवन बाय, तो ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है आपका कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ये क्या होती है, वी जी इज इक्वल टू ई माइनस एन प्लस 2p, वेयर ई इज द नंबर ऑफ एजेस एंड एन इज द नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, और p क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। तो यहाँ पे p की वैल्यू 1 ही गिवन है इस फॉर्मूले में, अगर देखोगे तो p नहीं गिवन है, इसका मतलब 1 है, वो ग्राफ जो है वो सिंगल है, उसके कनेक्टेड कंपोनेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे इन चारों में से बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। यहाँ पे अगर मैच करोगे तो ये वाला मैच हो रहा है ई माइनस एन प्लस 2, तो यही होती है आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होती है, ई माइनस एन प्लस 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, तो अब इन चारों में से बताना है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूज नहीं होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये भी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से आया हुआ सवाल है। तो अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो मैट्रिसेस यूज होती है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे कोड क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी। तो अगर यहाँ पे मैच करोगे तो जो सी वाला है वो आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स नहीं होता है, एक्सेसिबिलिटी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिसेस होती है तो उसी में से पूछा गया है ये कि कौन सी नहीं है। यहाँ आपके सामने ये वाली सारी मैट्रिसेस होती है जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। The mechanism to protect private networks from outside attack is called as, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपका जो नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क को फ्रॉम आउटसाइड अटैक से बचाने के लिए कौन से मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका बी, फायरवॉल, क्योंकि ये फायरवॉल की ही डेफिनेशन कह सकते हो
A firewall is a network security device that monitors incoming and outgoing network traffic and permits or blocks data packet based on a set of security rules. तो यही हमें आउटसाइड अटैक से बचाता है। आपका कौन बचाता है? फायरवॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फायरवॉल। एंटीवायरस भी कह सकते हो कि इसका आंसर हो सकता है कि एंटीवायरस में कई बार इनबिल्ट फायरवॉल होती है, बट इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर दें, जो पर्टिकुलर डिवाइस यूज होती है इसी के लिए, वो कौन सी होती है? फिर फायरवॉल होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फायरवॉल हो जाएगा। An operating system contains three user process each require 2 units of resources are. The minimum number of units of are such that no deadlock will occur. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से आया हुआ सवाल है। तो इसमें एक्चुअल में क्या गिवन है? देखो 3 यूजर प्रोसेस गिवन है, यहाँ पे 3 प्रोसेस गिवन है, P1 P2 P3 और ईच रिक्वायर्ड 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज। तो इनकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? देखो सभी की दो दो है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए? इनको 2 चाहिए। ईच रिक्वायर्ड 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आर सच दैट नो डेडलॉक विल अकर। अब यहाँ पे बताना है कि टोटल मिनिमम नंबर ऑफ आर, कितने रिसोर्सेज मिनिमम नंबर आप लेके चलोगे जिससे कि ये डेडलॉक में ना आए। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करो, जितने यूनिट्स गिवन है ना, 2 यूनिट्स गिवन है, जैसे ईच रिसोर्सेज के 2 यूनिट्स गिवन है, तो इसमें से एक कम करके सबको अलोकेट कर दो। फर्स्ट सबको अलोकेट कर दो एक कम करके। जैसे यहाँ पे 3 गिवन है तो सबको 2 2 दे दो। यहाँ पे 4 यूनिट्स गिवन है तो सबको 3 3 अलोकेट कर दो। अगर यहाँ पे 2 गिवन है तो सबको एक एक अलोकेट कर देंगे। एक इसको अलोकेट किया, एक इसको अलोकेट कर दिया और एक इसको अलोकेट कर दिया। अब जो रिसोर्सेज यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 3 रिसोर्सेज। 3 में से हमने एक एक सबको अलोकेट कर दिया, बट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हर किसी की कितनी है? 2 है। मतलब कि एक एक से तो काम चलेगा नहीं, सब डेडलॉक में आ गए। तो ये वाली कंडीशन में तो डेडलॉक है ही, समझ आ ही रहा है, क्योंकि जब तक 2 नहीं मिलेंगे वो अपना टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे। अब सब क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं रिसोर्सेज का कि एक और रिसोर्स मिले तो अपना टास्क कंप्लीट करें, जबकि सबको कितना मिला हुआ है? 1 1 मिला है। तो मान लो अब किसी एक प्रोसेस को अगर एक और रिसोर्सेज मिल जाए, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट देखो फुलफिल होगी कि नहीं होगी? कंप्लीट कितने चाहिए थे इसको? 2 ही तो चाहिए थे। अब 2 इसको मिल गए हैं, तो ये अब क्या करेगा? कुछ टाइम के बाद अपना टास्क कंप्लीट करके 2 को रिलीज कर देगा। तो जैसे ही 2 और रिलीज होंगे तो उसमें से फिर ये ले लेगा, अब P2 भी ले लेगा। इसको भी 2 ही चाहिए थे मैक्सिमम, जब 2 फ्री हो चुके हैं तो ले लेगा ये। अब ये भी ले लेगा, मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने चाहिए फिर? यहाँ पे 3 + 1, 3 + 1, तो मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने आ गए यहाँ पे? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। हमने क्या किया, सबसे पहले जितने भी यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज गिवन है उसमें से एक कम करके सबको अलोकेट कर दो, तो हमने एक एक कर दिया। बट ये कंडीशन डेडलॉक की होती है कि 1 1 अलोकेट हो गए हैं सबको, जबकि चाहिए 2। तो ये सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, तो डेडलॉक कंडीशन आ गई। तो जैसे ही एक मिलेगा किसी एक को भी, तो एक रिसोर्स आपने जैसे ही दिया तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 से काम चल जाएगा आपका, क्योंकि ये जैसे ही अपना काम कंप्लीट करेगा ये रिलीज कर देगा इनको। रिलीज करते ही दूसरा प्रोसेस ले लेगा, फिर वो टास्क कंप्लीट करेगा, तीसरा ले लेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है इसने, तो आंसर इसका हो जाएगा 4। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका बार बार पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट। तो ये वही पाइथन का ही गिवन आपको कि पाइथन में बताना है कि कौन सा फंक्शन हेडर आपका करेक्ट है। तो जैसा कि मैंने एक एमसीक्यू सीरीज में यहाँ पे भी आपको बताया था, यहाँ पे 2 पैरामीटर यूज होते हैं। एक होता है पोजिशनल पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर्स, और दूसरा होता है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर। तो जो पोजिशनल पैरामीटर्स होते हैं वो आपके पहले ही आते हैं और उसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर आते हैं। इस तरह से एक सीक्वेंस में आता है ये। अब ये नहीं है कि डिफॉल्ट पैरामीटर पहले आ जाएगा फिर पोजिशनल पैरामीटर आएंगे। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब है कि जो वैल्यू डिफाइन नहीं होती, जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, कि डिफॉल्ट वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं फंक्शन के हेडर में।
फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो वो होते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो ये हमेशा पोजिशनल के बाद ही आएँगे, ये नहीं है कि पहले डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं फिर पोजिशनल आएगा, नहीं। तो अब इसमें से बताओ कि कौन-सा चारों में से हेडर जो है वो करेक्ट है, तो इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। पहले वाली डेफिनेशन देखो, डिफाइन कर रखा है, ठीक है, नो डाउट। p इक्वल टू 100, तो ये एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है कि p की वैल्यू 100 लो अगर नहीं गिवन है तो। बट उसके बाद r आ गया, r एक पोजिशनल पैरामीटर है और t इक्वल टू 2 एक 2 इक्वल टू ये क्या है, एक डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे देखो, पहले डिफ़ॉल्ट आया फिर पोजिशनल आया, यहीं पे गड़बड़ होगी ना डेफिनेशन तो, क्योंकि पहले पोजिशनल आना चाहिए था फिर डिफ़ॉल्ट, तो ये वाली आपकी इनकरेक्ट है। सेकंड वाला देखो, p इक्वल टू 100, r इक्वल टू 8 और फिर t आया, ये फिर से गड़बड़ है क्योंकि पहले इसने दोनों ही डिफ़ॉल्ट दे दिए और उसके बाद पोजिशनल दिया है, तो ये सीक्वेंस फिर गड़बड़ आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, p दिया है r इक्वल टू 8 एंड t, तो भाई p और r तक तो ठीक था, लेकिन ये जो t दिया पोजिशनल पैरामीटर फिर से गड़बड़ कर दी इसने, क्योंकि एक बार डिफ़ॉल्ट आ गया तो डिफ़ॉल्ट के बाद डिफ़ॉल्ट ही पैरामीटर आएंगे। ये नहीं है कि डिफ़ॉल्ट के बाद आप पोजिशनल पैरामीटर ले लो, तो ये भी डेफिनेशन आपकी गलत है, ये भी हेडर आपका गलत है। लास्ट वाला देखो, p दिया है r इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 2, ये सही है, क्यों? क्योंकि ये पोजिशनल पैरामीटर दिया p और r और t ये आपके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। तो एक बार डिफ़ॉल्ट आने के बाद उसके बाद डिफ़ॉल्ट ही आते हैं, तो ये वाली डेफिनेशन, ये वाला हेडर जो है वो करेक्ट है आपका, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो यहाँ पे t इक्वल टू 100 गिवन है, प्रिंट t इंटू 2, तो इसका बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो t इक्वल टू 100 है, तो अब इसको ये मत समझ लेना कि ये टपल है, ये टपल नहीं है, क्योंकि टपल होने के लिए हमें यहाँ पे कोमा लगाना होता है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट भी अगर टपल बनाते हो सिंगल एलिमेंट को भी, तो यहाँ पे कोमा लगता है, तभी ये टपल कहलाता है, ये टपल है। और यहाँ पे कोई कोमा यूज नहीं हुआ है, तो ये टपल नहीं है, ये टपल नहीं है। तो अब ये क्या है, तो ये एक सिंगल आपका इंटीजर की तरह बिहेव करेगा अब यहाँ पे, तो ये इंटीजर वैल्यू ही कंसिडर करेगा पाइथन आपका। तो यहाँ पे अब प्रिंट करना है आपको, प्रिंट t इंटू 2, तो अब क्या प्रिंट करेगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा सिंपली, क्योंकि 100 क्या आपका इंटीजर है ये, तो जब इंटीजर कंसिडर कर रहा है तो इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई तो करता ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट क्या दे देगा, 200। काफी ऐसा अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि यहाँ पे यही कंफ्यूजन होती है कि 100 कोमा लगाएगा तो टपल होगा, ठीक है। अगर ये टपल होता है यहाँ पे, अगर ये टपल होता और अब ये प्रिंट करता t इंटू 2, अब यहाँ पे टपल होने के बाद अब ये जो स्टार ऑपरेशन है ये रिपीटेशन ऑपरेटर कहलाता है। अब मतलब कि ये वैल्यू को रिपीट करेगा, तो इसका जो आउटपुट अब आएगा वो क्या आ जाएगा, 100 कोमा 100, तो जो 100 वैल्यू है वो 2 बार रिपीट हो जाएगा टपल में, तो ये रिपीटेशन ऑपरेटर होता है। बट यहाँ पे ये जो कि टपल नहीं है, तो ये एक इंटीजर ही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अगर टपल होता तो ये आंसर होता। पोज कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल गिवन है जिसका नाम है माई फाइल डॉट टेक्स्ट, तो इसमें कुछ कंटेंट गिवन है ये वाला। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो यहाँ पे गिवन है माई फाइल इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट, तो इस फाइल को ओपन किया गया है और इसका जो फाइल हैंडल है, तो ऑब्जेक्ट बनाया है वो माई फाइल। यहाँ पे देखो ये कैपिटल एम में है, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल एम में, तो डिफरेंट हो गया यहाँ पे। तो अब क्या किया, फाइल को ओपन करने के बाद माई फाइल डॉट रीड लाइन्स, तो यहाँ पे एक मेथड यूज किया गया रीड लाइन्स, और रीड करने के बाद इसके डाटा को डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया है। यहाँ पे अब रीड करने के बाद जो कंटेंट आएगा वो कहाँ स्टोर है, डाटा में। अब नेक्स्ट है प्रिंट लेंथ ऑफ डाटा, तो इस डाटा की आपको लेंथ प्रिंट करनी है और उसके बाद फाइल को क्लोज किया गया है। बेसिकली देखो रीड लाइन्स क्या करता है, तो ये जो रीड लाइन है ये मैंने पहले भी बताया आपको एमसीक्यू सीरीज में, जो रीड लाइन्स होता है जो आउटपुट हमें देता है वो लिस्ट देता है ये एक, और लिस्ट भी कैसे देता है, ईच लाइन एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होके आएगी, तो इस लिस्ट में ईच लाइन एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होके आएगी और कोमा से सेपरेट होगी, तो ईच लाइन एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करेगा यहाँ पे और हर लाइन को सेपरेट करेगा बाय कोमा और फाइनली लिस्ट में कन्वर्ट करके हमें दे देगा ये।
अगर इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ये इसका आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली लाइन को इसने स्ट्रिंग लिया, ऐसे ही सेकंड वाली लाइन को इसने स्ट्रिंग लिया है, थर्ड वाली लाइन एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे, और फोर्थ वाली लाइन भी एज ए स्ट्रिंग, और बाहर एक लिस्ट। तो इसने लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी, मतलब कि डाटा के अंदर ये वाला आपका स्टोर हुआ है। अब इस लिस्ट की इसने लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ही तो बोला है, मतलब कि इसकी लेंथ को ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे लेंथ देखे तो यहाँ पे कितने स्ट्रिंग यूज हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ईच लाइन कंसिडर एज ए स्ट्रिंग। यहाँ पे 4 लाइन है तो 4 स्ट्रिंग हो गए, तो इस लिस्ट में 4 स्ट्रिंग है आपके, 4 एलिमेंट है, ये कह सकते हो। तो इसकी लेंथ जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। तो रीड लाइन्स क्या देता है हमें आउटपुट में, लिस्ट देता है, और ईच लाइन एज ए स्ट्रिंग। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे x इक्वल टू एक लिस्ट दी हुई है, बट इस लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो भी एक लिस्ट है, एक टाइप से ये कह सकते हो ये जो लिस्ट है वो नेस्टेड लिस्ट दी है यहाँ पे आप। तो अब ये क्या करेगा देखो, y इक्वल टू x12, तो x12 ये आपने क्या किया यहाँ पे, डाटा को एक्सेस किया है और उसको स्टोर किया है y नाम के वेरिएबल में, और y को प्रिंट करा रहे हो। तो अभी इस लिस्ट में देखो वन एलिमेंट कौन सा, वन इंडेक्स पे कौन होगा, क्योंकि ये जो पहला एलिमेंट है, जो पहली लिस्ट है, ये कह सकते हो पहला जो एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे है, और इसका इंडेक्स क्या है आपका 1। तो 0 और 1। अब 1 वाले एलिमेंट का सेकंड इंडेक्स, तो यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है इसका, ये 0 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 है। तो अगर 1 वाले इंडेक्स पे सेकंड वाला एलिमेंट देखें, सेकंड इंडेक्स पे वो कौन है, 15.0। तो y के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 15.0। तो प्रिंट क्या कर देगा ये 15.0, तो आंसर ये आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, ये नेस्टेड लिस्ट यूज की हुई है, लिस्ट के अंदर लिस्ट।